So very good morning to all of you. So in this session we will discuss about the centripetal force whose magnitude, as you can see, or you might be knowing about this, that the centripetal force magnitude is mv square by r. So what happens कि whenever you take turn on road, there we require this force. So what basically this force does, so this force, centripetal force, basically, as it is clear from the word, it is a center seeking force. Centripetal, that is center seeking force. That force which always acts along the center whenever there is a circular motion. वो तभी हो सकता है, सर्कुलर मोशन तभी हो सकता है जब उसको सेंट्रिपिटल फोर्स मिले. सो व्हाट वी बेसिकली वांट टू से कि व्हेनेवर दिस देयर इज अ सर्कुलर मोशन, देयर विल बी अ सेंट्रिपिटल फोर्स. एनी बॉडी कैन परफॉर्म circular motion only when it gets a centripetal force. Say a body is moving in this direction, so there will be a centripetal force, then only you will find that it will take a circular turn. It will not get if it will not get this centripetal force, then it has a tendency to move straight. Means if it will not get a centripetal force, तो इसका क्या टेंडेंसी रहेगा, ये सीधा जाने का टेंडेंसी रहेगा. तो ये मुड़ी क्यों, ये इधर क्यों आई, ये अगर मुड़ी क्यों, इसका तो सीधा जाने का टेंडेंसी है, तो ये इधर आके मुड़ा क्यों. इसकी जगह ये मीन्स इसका टेंडेंसी तो इधर था, ये इसकी जगह यहाँ पे ये पहुंची. तो क्यों पहुंची, इसको कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि इसको खींच करके वापस से यहाँ से ना खींच करके यहाँ पे लाया होगा, इसको यहाँ से खींच करके लाया होगा. इसका टेंडेंसी क्या है, ये सीधा जाने का टेंडेंसी है इसको. तो इसको जिसने खींच करके इस जगह पे ले करके आया, वही है हमारा सेंट्रिपेटल फोर्स. नहीं तो इसका टेंडेंसी क्या था, अगर इसको मैं छोड़ दूं तो ये क्या जाएगा, ये सीधा जाएगा. इसका टेंडेंसी क्या है, फोर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि जब भी कोई बॉडी सीधा जा रहा है वो हमेशा सीधा जाएगा. अगर वो टर्न लेता है, मुड़ता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है. इसका टेंडेंसी ये था, लेकिन ये सीधा ना जा करके ये क्या किया, ये इस पोजीशन पे ना जा करके ये इस पोजीशन पे आया. इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स है, कोई ना कोई ऐसा इवेंट हो रहा है यहाँ पे जो इसको डायरेक्शन को मोड़ दे रहा है, इसको मोड़ दे रहा है. नहीं तो ये सीधा निकल जाता. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यदि मैं बोलूँ कि आप स्टोन को रस्सी से बांध दें या रस्सी में स्टोन को बांध दें और उसको गोल गोल घुमाएं, और एकाएक अगर यदि स्ट्रिंग टूट जाए या आप छोड़ दें तो आप देखोगे वो सीधा चला जाता है. क्यों, उसकी टेंडेंसी हमेशा सीधे जाने की होती है. तो फिर वो गोल घूम क्यों रहा है, वो कैसे घूम रहा है, तो इन दिस केस द स्ट्रिंग टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स. ये जो ऐसे घूम रहा है, ये जो टेंशन लग रहा था, दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स. ये जाना तो सीधा चाहता था, ये यहाँ पर भी ये क्या था, सपोज दैट ये ए था, ये जाना बी पे चाहता था, लेकिन ये बी पे ना जाकर के सी पे पहुंच गया. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज अ सर्कुलर मोशन, आइदर पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट, अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. जैसे हम लोग रोड पे टर्न लेते हैं, तो ये जैसे हम लोगों ने टर्न लिया, तो ये जो हमारा आया छोटा सा टर्न, ये भी एक तरह से आप देखोगे तो ये सर्कल का पार्ट है. तो whenever there is a circular motion, either part of circular motion, even little bit also, that place turning force, that is centripetal force we require. So without centripetal force, turning और circular motion possible ही नहीं है. जैसे
ये आप जैसे सपोज दैट आप रोड पे भी आप चल रहे होते हैं और गाय बगाए आपके ये टर्निंग आ जाता है, तो आप देखोगे कि आप जब टर्न लेते हो तो वहाँ पे आप थोड़ा सा बेंड कर लेते हो, है ना, थोड़ा सा बेंडिंग आपका होता है। या तो हो सकता है आप इसको आपने कभी ध्यान ना दिया हो, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि जब भी आप यहाँ से टर्न ले रहे होते, जैसे सपोज दैट ये आप जा रहे हैं अपने स्कूटर से या स्कूटी से या बाइक से, तो यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो ये बेंडिंग के लिए इस बेंडिंग के लिए आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होगा। फॉर बेंडिंग वी रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इन दिस केस नॉर्मली इस केस में हमको जो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है वो कहाँ से मिलता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स से मिलता है। इस केस में हमारे को जो बेंडिंग जो है, बेंडिंग फोर्स हो गया या टर्निंग फोर्स जो हो गया, या सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमको कहाँ से मिल रहा होता है, जैसे हम लोगों को ये हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स से मिल रहा होता है। फ्रिक्शनल फोर्स ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल हम देना चाहें, जैसे बाइक से आप जा रहे हो, है ना, आपका टर्न आया, आप 30 मीटर पर सेकंड से चले, ठीक है, आपने एक सेफ टर्न ले लिया। दूसरे दिन आप चले 40 मीटर पर सेकंड से, उस दिन भी आपने एक सेफ टर्न ले लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आपने 60 मीटर पर सेकंड से चला और पता चला कि आप टर्न ना ले जाकर के किसी और के घर पे घुस गए। मीन्स जब तक आपने 30 से चला, 40 पे चला, कोई गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपने उसको बढ़ा दिया, ये फ्रिक्शन एक लिमिटिंग होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स का एक अपना लिमिट होता है, एक लिमिट तक ही आपको वो प्रोवाइड करेगा सपोर्ट। उसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन होता है, स्पीड का कैलकुलेशन होता है। अगर यदि हम उसके स्पीड से ज़्यादा हम चले जाएं, है ना, जैसे आप रोड पे लिखे हुए रहेंगे, देखोगे आप टर्निंग्स पे लिखे हुए होते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर से चले, या फिर जो भी उसकी स्पीड जो है उसको मेंटेन करके चलें, नहीं तो अब दुर्घटना हो सकती है। तो क्या है कि क्योंकि इसका एक लिमिटिंग वैल्यू होता है, लिमिटेड वैल्यू होता है, उससे ज़्यादा अगर यदि ये हम अपना अप्लाई लगा दें फोर्स उसके हिसाब से, तो ये हमारे को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, लगेगा, बट ये हमको सपोर्ट नहीं कर पाएगा और ये गड़बड़ हो जाएगा। एक और बात होता है कि कभी कभी आप देखोगे कि बारिश जैसा माहौल हो, उस केसेस में क्या होते हैं कि आप 40 मीटर पर सेकंड में ही आपका स्पीड गड़बड़ हो जाए, मीन्स आपका बैलेंस गड़बड़ा जाए, आप स्किड कर जाएं। क्यों? उस केस में क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सरफेस पे डिपेंड कर रहा होता है, सरफेस के रफनेस पे डिपेंड कर रहा होता है ना। बारिश के समय में क्या होता है कि बारिश होती है तो वो क्या होता है, गीला हो जाता है सरफेस, वो उसका रफनेस कम हो जाता है, तो इस वजह से कभी कभी वहाँ पे वो गड़बड़ हो जाता है। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है, घट जाता है। तो ऐसे के, या कभी कभी आप देखोगे कि आप जनरली कभी कभी आप देखते होंगे कि मोरम वगैरह में बारिश का कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मोरम्स में चले, मोरम में अगर यदि टर्न लिया तो आपको क्या लगता है कि आप गिर जाते हो, स्किड कर जाते हो। अक्सर काफ़ी बच्चे ने ये बोला है, मैं भी गिरा हूँ कि ऐसा मोरम वगैरह में अगर मैं टर्न ले रहा होता हूँ तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्किड कर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो भाई वहाँ पे क्या होता है, ये जो मोरम होता है, मोरम के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, मोरम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पे रोलर्स के जैसा काम करते हैं। जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, तो वहाँ पे जो मोरम के जो पार्टिकल हैं वो रोलर्स के जैसा काम करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो रोल कर जाते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है तो वहाँ पे स्किड कर जाते हैं। अक्सर ये बच्चे बोलते हैं। So normally on road we get centripetal force from frictional force, ये याद रखेंगे हमेशा। So when frictional force also does not fulfill our requirement, तब क्या करेंगे? मान लेते हैं जैसे हम लोगों ने बोला कि नॉर्मली रोड में फ्रिक्शनल फोर्स हमको सपोर्ट करता है, भाई वो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। मान लीजिए कि अगर यदि ये फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारे फ्रिक्शनल फोर्स ने हमको सपोर्ट नहीं किया, ये एक हद तक सपोर्ट किया, ये गड़बड़ हो गया, तो उस केस में तुम्हारा क्या हम लोग को कौन हमको सपोर्ट करेगा? तो उस केसेस में आप देखोगे कि अपनी बॉडी को झुका के
हम लोग फ्रिक्शनल सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हैं। जैसे आपने पता नहीं आपने ये देखा होगा या नहीं देखा होगा, खुद में महसूस किया होगा या नहीं महसूस किया होगा कि आप जब टर्न लेते हैं, है ना, तो आपका बॉडी थोड़ा सा बाइसिकल में है, बाइक में है, तो थोड़ा सा टर्न आप बेंड कर लेते हैं। तो वो बेंडिंग से हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हैं, चूँकि फ्रिक्शन वहाँ पे सफिशिएंट नहीं हो पाता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ओलंपिक्स में साइकिल रेस या बाइकर रेस आपने देखा होगा, तो इसमें आप देखते हैं कि वो अपने बॉडी को एकदम झुका देते हैं, रोड पे, सड़क पे एकदम झुका देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा आप झुकाव करेंगे उतना ज़्यादा आप उससे हम लोग क्या करते हैं कि झुका करके अपने स्पीड को हम लोग मेंटेन करते हैं, या फिर कह सकते हो कि वहाँ पे आप देखोगे कि हम लोग बेंड कर जाते हैं। जब वहाँ पे फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हो पा रहा होता है तो हम लोग अपने आप को झुका करके और ये लेते हैं, ठीक है ना। तो क्यों करते हैं भाई? तो भाई बेंडिंग करने से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ले पाते हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं पड़ रहा है, तो क्योंकि उनको फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ना इफेक्टिव, नहीं तो क्या होगा कि वो किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे या स्किड कर जाएंगे या गिर जाएंगे। तो उनको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए टर्न लेने के लिए। अगर नहीं मिलेगा तो बाइक कहीं और चली जाएगी या स्किड कर जाएगी। तो यहाँ हमें जब हम लोग बेंड करते हैं तो हम लोग को वेट से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स लेने का कोशिश करते हैं, वेट से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है ना। सपोज अब मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स भी आपका सपोर्टिव नहीं हो पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है, आपका वेट भी काफ़ी नहीं नाकाफ़ी हो रहा है, मीन्स यहाँ पे जो बेंडिंग करते हैं वो हम लोग को वेट से सपोर्ट मिलता है। तो मान लेते हैं अगर यदि हम लोग ना तो फ्रिक्शनल फोर्स हमको हमारे पूरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाया, या हमारे वेट भी नाकाफ़ी हो गए, मुड़ने में हमको सक्षम नहीं हुए, देन कौन हमको मदद करता है? तो वैसे केस में सरकार हमारी मदद करती है। सरकार हमारी मदद करती है। कैसे वो मदद करती है? तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे आप टर्निंग्स पे देखोगे कि रोड को थोड़ा सा मीन्स बेंड किया जाता है। बेंड करने का मतलब कि वहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक होता है कि भाई ये ऐसे कर दिया, इंक्लाइन कर दिया रोड को, तो ये हो गया हमारा ढलान, ये ढलान हो गया। और कभी कभी आप देखोगे कि ऐसे टर्निंग्स पे हो गया, ये इंक्लिनेशन हो गई। यहाँ इंक्लिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे रोड है तो आप देखोगे कि टर्निंग्स में रोड को थोड़ा सा ऐसे उठा दिया जाता है ना, थोड़ा सा ऐसे उठाया हुआ होता है। आप इसको कभी एक्सपीरियंस करने की कोशिश करना, कभी भी NH वगैरह में अगर टर्निंग आए तो वहाँ पे आप देखना रोड एक तरफ से, एक सिरे से उठी हुई होती है। एक ढलान रोड होती है ना, और एक होती है थोड़ी सी उठी हुई रोड। क्योंकि मान लेते हैं कि सपोज दैट, तो एक हो गया ये इंक्लिनेशन, ये हो गया बैंकिंग, जो एक तरफ से उठाया हुआ होता है टर्निंग्स पे रोड, ऐसे इंक्लाइन किया हुआ रहता है रोड को, है ना। ये अपना रोड है, ये भाई ऐसे रोड जा रहा है, लेकिन ये क्या करता है, ऐसे हम लोगों ने, ये 3D फिगर है, ये ऐसे उठाया हुआ होता है ना। तो क्या होता है यहाँ पे कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कार वगैरह के लिए, तो कार तो अब यहाँ पे फ्लैट रोड है तो वहाँ पे भाई उसको तो बेंडिंग करना ही पड़ेगा। अगर यदि फ्रिक्शन फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो बेंडिंग तो करना ही पड़ेगा। एक कार को कैसे हम लोग बेंड करवाएंगे? हम लोग टू व्हीलर्स में है तो टू व्हीलर्स को चलो भाई हम लोग बेंड करा लेते हैं, है ना। वो आपको पता नहीं चल पाता, चूँकि आप यू हैव डेवलप्ड वेरी हाई स्किल इन द साइकिलिंग कि ऐसो आप बेंडिंग अगर यदि करते भी होंगे तो पता नहीं चल पाता होगा आपको। लेकिन छोटे बच्चे अगर यदि बाइसिकल चला रहे होते हो तो देखोगे कि आप जहाँ पे टर्निंग आएगा वहाँ पे वो रुक जाएंगे, रुक करके साइकिल को मोड़ेंगे, और उसके बाद क्योंकि आप में वो स्किल डेवलप कर चुकी है कि इस मोड़ पे मेरे को कितना स्पीड मेंटेन करना है ताकि एक सेफ टर्न हो जाए, है ना। तो कितना बेंड करना है, ये स्किल आपके अंदर खुद ब खुद ये डेवलप कर गई है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। लेकिन ये छोटे बच्चे को वो स्किल डेवलप नहीं किया होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो जाएंगे, रुक जाएंगे मोड़ पे, फिर रुक करके मोड़ लेंगे, टर्न लेंगे, है ना, और उसके बाद फिर वो बाइसिकल चलाएंगे। ठीक है, ये तो भाई टू व्हीलर्स के लिए तो भाई ठीक है कि भाई हम लोग बेंड कर जाते हैं।
लेकिन अगर यदि हम लोग बात करें कार्स वगैरह की, कार वगैरह की, तो कार को हम लोग बेंड नहीं कराएंगे ना। बेंड अगर यदि कार को, लेकिन बेंडिंग तो करवाना है भाई, है ना। लेकिन कार को ही अगर यदि हम अपनी सेफ्टी भी तो देखनी है कि बिना बेंडिंग किए अगर फ्रिक्शन फुलफिल नहीं कर पा रही है तो बिना बेंडिंग किए तो कोई और दूसरा उपाय है नहीं भाई। लेकिन अगर बेंड कराएं तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट होने का भी चांसेस है। तो इसके लिए हमारा क्या होता है कि सपोज दैट ये कार है, ये कार को, रोड को ही हम ऐसे उठा दिया, तो ये इस तरह से क्या होगा कि हमारा ये इस कार के और रोड के बीच में कांटेक्ट भी नहीं टूटेगा, ये बेंड भी कर गया। तो ऐसा जो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से क्या करेगा, ये ऐसे होगा और उसके बाद फिर ये सीधा अपना निकल जाएगा। तो टर्निंग्स पे क्या करते हैं, रोड्स को ही थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज नोन एज द बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का शुरुआत कहाँ से देखें तो कहाँ से मिलता है रोड पे, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि बेसिकली हमारे को जो रास्ते पे, रोड पे जो हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहे होते हैं, वो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है उसी से हमको मिलते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सो नाउ फर्स्ट वी विल सी फ्रिक्शनल फोर्स से कितना सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। एंड वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिटिंग फोर्स है, तो वो उससे ज़्यादा तो हमको मिल नहीं सकता है। तो उसको, उसके लिमिटिंग नेचर को ही देखते हुए हम लोग देखते हैं कि उसके लिमिटिंग नेचर को ले करके ही हम देखते हैं कि कितना हमको फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। सो नाउ सपोज दैट हम लोग ले रहे हैं ऑन द नॉर्मली हम लोग ये पहला केस देख रहे हैं कि जैसे ये टर्न है, ये हमारा एक टर्न लिया, तो यहाँ पे हम लोगों को जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने वाला है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे को यहाँ पे मिलने वाला है Fc = mv²/r। और यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, हमने क्या बोला कि नॉर्मली यहाँ पे हम लोगों को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है वो कौन है, तो भाई वो प्रोवाइड करता है हमारे को फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमको प्रोवाइड कर रहा होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितने के बराबर होता है, तो म्यू आर के बराबर। तो म्यू आर मीन्स म्यू आर इज योर नॉर्मल रिएक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हमको प्रोवाइड कर रहा है। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यही हमको प्रोवाइड कर रहा है, यही है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो हो गया, ये म्यू आर इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा mv²/r। तो यहाँ से अगर आप देखें कि v जो है हमारा वो कितने के बराबर होने वाला है, तो ये हो जाएगा म्यू कैपिटल R स्मॉल r डिवाइडेड बाय दिस m, और ये रूट को स्क्वायर को मैंने हटा दिया तो ये आ गया हमारा v। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रोड पे जो लगने वाला जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये कांस्टेंट है, हमारा नॉर्मल रिएक्शन भी कांस्टेंट है। ये जो रेडियस, ये जो अगर यदि सर्कुलर पाथ हमारा अगर ले रहे हैं तो उसका रेडियस भी हमारा कांस्टेंट और मास ऑफ द बॉडी ये तो कांस्टेंट है। तो फिलहाल यहाँ पे जो ये सारा जो वैल्यू मिल रहा है, ये सारा जो आया, ये हमारा क्या एक तरह से नहीं बदलने वाला है, ये सारा का सारा हमारा क्या आया है, कांस्टेंट आया है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि एक वेलोसिटी, एक टर्निंग के लिए हम लोग एक स्पीड डिफाइन कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे 30 km/s से अधिक की स्पीड ना रखें, है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट, तो इस हिसाब से सारा चीज़ जो हमारा कांस्टेंट है उससे हम लोगों ने निकाल के देखा, तो ये 30 km/s सपोज दैट आता है। टेक एन एग्जाम्पल फॉर दैट। तो ये हमारा क्या है कि अगर ये वेलोसिटी, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे मीन्स इससे अगर यदि अधिक आप ले जाते हैं, ये यहाँ तक आप जाइए, इससे अधिक आप ले जाते हैं, सपोज दैट अपना स्पीड अगर आप 30 से अधिक रखते हैं, तो क्या होगा
कि यहाँ पे लिमिटिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पूरी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी लिमिटिंग वैल्यू से एक्सीड कर जाएगी। लिमिटिंग वैल्यू एक्सीड कर जाएगी। लिमिटिंग वैल्यू एक्सीड कर जाएगी तो क्या होगा कि गाड़ी स्किड कर जाएगा, है ना, लिमिट पार कर चुकी है, क्योंकि ये यहीं तक है। सो वो अपना मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स सप्लाई कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। जैसे ही ये उससे अधिक अगर यदि निकलता है, स्पीड इसकी अधिक हो जाती है, तो वो लिमिटिंग तो अपने लिमिट तक ही रहेगा ना। तो इस केस में क्या होगा कि उसको ये एक्सीड कर गया है। एक्सीड करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल नहीं पाएगा, जिस वजह से प्रॉपर लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मिल रहा है, कहने का मतलब कि जो लिमिटिंग का जो अपना एक्चुअल वैल्यू है उस वहां से अधिक हो जा रहा है। तो अधिक वो तो दे नहीं सकता, क्योंकि उसका एक लिमिट है, तो वहां पे ये नहीं दे पाएगा। इसकी वजह से हमारा गाड़ी क्या हो जाएगा, ये कहीं और चला जाएगा और वो कहीं और जाके धक्का वक्का मार जाएगा ना। अगर यदि इससे कम हम रखते हैं तो भाई इट इज ओके, क्योंकि यहाँ तक तो है भाई, इसके बीच तक में ये 30 से कम तक में वो अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन का एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है, तो जिससे हमारा वो नेसेसरी फ्रिक्शन से हमको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई हो पा रहा है, तो ये ठीक है। लेकिन इससे अधिक ले जाएंगे तो हमारे साथ दुर्घटना घटना तय है ना। इसको थोड़ा सा और आगे हम एक्सीड करें, थोड़ा और इसको मैं आगे प्रोसीड करके और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो सपोज दैट v इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा आया म्यू आर। आर अगर यदि देखा जाए तो आर जो है वह mg के बराबर हो जाएगा। आर इज इक्वल्स टू mg, है ना, और ये स्मॉल आर तो रेडियस है भाई, और ये m, तो यहाँ से m कट गया, तो हमारा ये जो v आया वो क्या आया हमारा, अंडर रूट म्यू जी आर। ये क्या है, वही चीज़ है, ये v मैक्स है एक तरह से कहें तो। ये v हमारा मैक्सिमम मीन्स व्हेन, ये कब है, व्हेन ओनली एंड ओनली फ्रिक्शनल फोर्स इज गिविंग। ये कब है, व्हेन ओनली फ्रिक्शनल फोर्स इज गिविंग सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हेन ओनली फ्रिक्शनल फोर्स इज गिविंग सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हो सकता है कि सपोज दैट बारिश हो गई। अगर बारिश होती है तो हमारा क्या होता है, बारिश के मौसम में रेन अगर होती है, रेन होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि सरफेस स्मूथ हो जाएगा। उस केस में म्यू हमारा घट जाएगा। अगर म्यू घट जाएगा तो उस दिन के लिए वी मैक्स भी घट जाएगा। थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। तो कभी कभी क्या होता है कि सपोज दैट बोर्ड लगा हुआ है कि 30 गति सीमा 30 किलोमीटर पर सेकेंड या आर जो भी है, अगर यदि इससे हम लोग बारिश के दिन में कभी कभी ऐसा होता है कि 30 पे भी स्किड कर जाता है। क्यों स्किड कर जाता है, बिकॉज ऑन दैट डे, ये तो बारिश, ये तो जनरल है ना भाई, बारिश के दिनों की बात नहीं हो रही है। अब बारिश के दिन में तो क्या होगा कि म्यू घट जाएगा तो हमारा वी मैक्स जो है वो भी घट जाएगा। तो बारिश के दिन में इससे भी स्पीड हमको अपने आप को कम मेंटेन करके चलना होगा, नहीं तो क्या होगा कि कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये था पहला कंडीशन, जब हम लोगों ने क्या लिया कि केवल फ्रिक्शन फोर्स, ये कौन सा कहानी है, व्हेन ओनली फ्रिक्शनल फोर्स इज गिविंग सेंट्रीपिटल फोर्स। जब ये फर्स्ट कौन सा है, व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स is giving centripetal force, is giving centripetal force, when frictional force is giving only centripetal force। ये तब की कहानी है जब फ्रिक्शनल फोर्स से हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। नाउ सेकेंड, अब क्या है कि मान लेते हैं कि अब फ्रिक्शन, मान लेते हैं हमको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, फ्रिक्शन से मेरे को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि
जब फ्रिक्शन नाकाफ़ी हो जाता है तो हम लोग अपने वेट का मदद लेते हैं, और वेट की मदद के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग करते हैं। जैसे आपको याद हो कि हम लोग डिस्कस भी किए थे कि वो जैसे साइकिलिस्ट वगैरह जो होता है साइकिल रेस में एकदम लगता है कि पैर को पूरे टिका देते हैं फ्लोर से, मीन्स सरफेस से, इतना ज़्यादा झुक जाते हैं क्योंकि उनको उतना हाई स्पीड में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हमको सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उतने हाई स्पीड में तो अगर यदि नॉर्मली देखा जाए तो हमारा स्किड कर जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर यदि फ्रिक्शन फोर्स नाकाफ़ी हो रहे हैं तो उस केस में हम लोग को कैसे हम लोग को मदद मिल सकता है, तो हम लोग को मदद मिल सकता है कि हम लोग बेंड कर जाएं। इन दैट केस वी विल ट्राई टू बेंड। तो सेकेंड जो हमारा कहानी है कि सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन अ टर्निंग ऑफ साइक्लिस्ट। सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन अ टर्निंग ऑफ साइक्लिस्ट, ये सेकेंड केस हो। इस केस में ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की कहानी चल रही है। तो इस केस में सपोज दैट ये जैसे आपका टर्न है, मींस यहाँ पे चल रहा है, ये साइकिल है, ये साइक्लिस्ट है, सपोज दैट यहाँ पे अपने को बेंड कर लिया। ये सड़क है, ये सड़क है, ये रोड मैं मान लेता हूँ, ये सड़क है, ये बेंड यहाँ पे इसने अपने आप को बेंड कर लिया। तो साइकिलिस्ट ने बेंड कर लिया तो सरफेस वो तो हमारा क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा इसका साइकिल है, ये पहिया है, मैं पूरा साइकिल नहीं बना रहा हूँ, तो ये क्या करेगा कि नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा सीधा लगता है ना, मींस नॉर्मल टू दैट सरफेस लगेगा। तो ये साइकिल अगर यदि है, जैसे कि ये साइकिल है, ये ऐसे चल रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा है। अब बेंड किया साइकिल तो उसके साथ साथ ये नॉर्मल रिएक्शन भी बेंड कर गया। देखो आप, ये साइकिल अगर है तो साइकिल में हमेशा नॉर्मल, जैसे ये सरफेस है और ये साइकिल है और ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ये ऐसे खड़ा है, ये नॉर्मल रिएक्शन अभी ऐसा लग रहा है। अगर यदि ये साइकिलिस्ट बेंड करता तो साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन भी उसका बेंड कर गया, तो इस पर जो लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन वो ऐसा बेंड कर गया, तो अब सीधा नहीं लग रहा है। लेकिन वेट जो है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं यहाँ पर, लेकिन वेट के साथ क्या है, वो ऑलवेज मीन्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। तो ये हमारा हो गया mg। नाउ सपोज दैट ये जो वर्टिकली से थीटा एंगल ये टर्न लिया है, बेंड किया है। तो ये अगर यदि थीटा है तो यहां से एक मैं ड्रॉ कर दूं तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो नाउ अब इस r को मैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो इसको मैं इधर रिजॉल्व करूँगा तो ये आएगा हमारा r cos थीटा, और इसको मैं इधर पे रिजॉल्व करूँगा तो ये आएगा हमारा r sin थीटा। ना अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये r cos थीटा जो है ये किसको बैलेंस किया हुआ है, r cos थीटा जो है वो mg को बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। अब ये r sin थीटा जो है, ये r sin थीटा जो है, ये आप देखोगे कि ये टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, मींस ये हमारे को नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कौन हमको कर रहा है, तो ये r sin थीटा हमको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज योर रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो r sin थीटा हमारे को प्रोवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी लगेगा, लेकिन हम लोग ने अभी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रखा है ना, ये हम लोगों ने अभी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रखा है। तो इसका मतलब ये ना समझ लेना कि ऐसो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन अभी वो केस हम लोगों ने अभी नहीं लिया है। वो हम जनरल केस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें सारा चीज आएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं। अगर यदि 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r sin थीटा बाय r cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, और यहाँ से ये आ जाएगा mg। तो ये mm कट गया, ये r कट गया, तो हमारा जो आएगा ये tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg, v स्क्वायर बाय rg। तो यहाँ से जो v मैक्स हमारे को लग रहा होगा, v जो लग रहा होगा वो ये हो जाएगा r g tan थीटा, मीन्स ये हो गया मैक्स, एक तरह से कहो तो
अब यहाँ पे थोड़ा देखो आप, नाउ इफ वी वांट टू इंक्रीज द वेलोसिटी, हाँ ये तो हम छूट गया, ये रूट छूट गया हमारा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। सो इफ वी वांट टू इंक्रीज द वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, सो हमको क्या करना पड़ेगा, कब ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वी इंक्रीज करने के लिए हमको थीटा को इंक्रीज करना पड़ेगा। थीटा मीन्स ये बेंडिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा बेंड करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड हमारा बढ़ेगा, है ना। जैसे आपको याद हो कि जैसे ओलंपिक साइकिलिस्ट रेस में वो अपने एकदम लगता है कि फ्लोर पे एकदम सो गए हैं, इस तरह से वो अपने आप को बेंड कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा वो अपने आप को बेंड कराएंगे, थीटा जितना ज़्यादा होगा, है ना, उतना ज़्यादा टैन थीटा होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा वेलोसिटी होगा। तो इस वजह से वो वहाँ पे टर्न लेते हैं, बेंड, सॉरी नॉट टर्न, बेंड लेते हैं, बेंडिंग करते हैं ऑन द ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक्स ना। ये तो हमारी कहानी हो गई साइकिलिस्ट के लिए भी, भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पीड को बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थीटा बढ़ाना होगा। ये कब की कहानी है, जब फ्रिक्शन, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो भाई ये स्पीड बढ़ जाएगा तो हमारा फ्रिक्शन सपोर्ट नहीं करने वाला है, तो उस केस में हम लोग वेट से लेते हैं, और वेट से लेने से हम अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग थीटा जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे वी मैक्स होगा। तो भाई ये तो हो गया हमारा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ये कर सकते हो, ये आप लोग पढ़ोगे हमारे सर्कुलर मोशन में, है ना। ये हो गया बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की कहानी। ये सर्कुलर मोशन में भी आप देखोगे यहाँ पे बस हम उसको ये कर रहे हैं जो उसका नीड है, क्या एप्लीकेशन है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का ना। जब अब यहाँ पे वेट भी गड़बड़ हो रहा है, अब वेट भी हमको संभाल नहीं पा रहा है, तो इन दैट केस अब हम लोग क्या करते हैं, है ना, नाउ फोर व्हीलर्स मान लेते हैं, जैसे हम लोग फोर व्हीलर्स यहाँ पे फॉर फोर व्हीलर्स के लिए हम लोग बात करें तो थीटा कैन बी क्रिएटेड ऐसे, तो फोर व्हीलर्स के लिए थीटा कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, उसको फ्लैट सरफेस पे तो उसको उठा करके थीटा नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्यों, ऐसे केस में तो एक्सीडेंट होने का डर है। तो फोर व्हीलर्स थीटा कैन ओनली बी क्रिएटेड, अभी देखो भाई यहाँ कहने का मतलब है, फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ थीटा कैसे क्रिएट होगा भाई, ये मान लेते फ्लैट सरफेस में है, यहाँ पे थीटा को क्रिएट, ये बेंडिंग करना ही है, इसको थीटा क्रिएट करने के लिए ऐसे उठना पड़ेगा, मीन्स इधर का जो दो टायर है इसको हवा में आना पड़ेगा, तो वो तो सेफ नहीं है ना। तो उसके लिए क्या है कि भाई ऐसा करते हैं, ये पूरे के पूरे रोड को ही मैं ऐसे उठा देता हूँ। अरे क्यों नहीं उठ रहे हो यार, ऐसे ये कार का उठना हुआ, ये रोड के साथ उठना हो गया। तो हम लोग बेसिकली क्या कोशिश करेंगे, इस तरह से रोड को उठाने से क्या होगा कि टायर्स का जो कांटेक्ट है वो रोड से बना हुआ रहेगा, है ना, और थीटा भी मेरा बढ़ जाएगा, है ना, बेंडिंग भी हम करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फोर व्हीलर्स थीटा कैन बी क्रिएटेड बाय बैंकिंग ऑफ रोड ऑन टर्निंग। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर लेते हैं, फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कंसीडर फ्रिक्शन ऑल्सो, चलो फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या किया कि भाई रोड को एक उठा दिया, ढलान नहीं है ये रोड ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये रोड ऐसे उठा हुआ है। एक रोड होता है कि ऐसे जा रहा है, ये ढलान हो गया, ये रोड को ऐसे उठा दिए, जो कि हो गया हमारा, देखिए एक होता है ना आप चलते चलते ढलान रास्ता पड़ता है, वो अलग हो गया, और एक मोड़ पे देखोगे कि रोड ऐसे उठा हुआ होता है, तो दैट इज योर बैंकिंग ऑफ रोड, है ना। तो ये रोड ही है, ये रोड चल रहा है, ये जो है ना ये रोड है, उसका ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है ना रोड का। तो इस तरह से आप दिखेगा। तो मान लेते हैं ये कार है, सपोज दैट ये कार है, इसका टायर्स को भी मैं दिखला देता हूँ, ये हो गया कार, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नॉर्मल ये वेट, यहाँ पे मान लेते सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो ये हो गया इसका वेट, ये मान लेते हैं थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग,
थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। चलिए यहाँ पे हो गया नॉर्मल रिएक्शन, इसका ये हो गया, ये आर नॉर्मल रिएक्शन। नाउ ये थीटा है, तो यहाँ आप ध्यान दोगे कि ये भी ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये होएगा थीटा, ये थीटा होगा, तो आप देखोगे कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस r को हम लोग इधर पे रिजॉल्व किया तो इधर आ गया r cos थीटा और इधर पे आ गया हमारा r sin थीटा, ये r cos थीटा, ये r sin थीटा। नाउ अब यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने फ्रिक्शन को भी कंसीडर किया है, फ्रिक्शन को भी कंसीडर किया है, तो दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। मान लेते हैं ये इधर पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो अब ये देखो, ये थीटा है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। दिस इज योर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये और यहाँ से ये परपेंडिकुलर बन रहा है, इसको सब एक पॉइंट से बनाए तो ये हमारा बन जाएगा ओनली थीटा, ओनली थीटा। अब यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स को मैं इस एक्सिस और इस एक्सिस में मैं ब्रेक कर सकता हूँ, या तो आपको ये वाला थीटा से कंफ्यूजन हो रहा तो इसको हम इधर पे रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इट विल बिकम साइन थीटा। तो या इससे आप देखोगे तो इधर पे आ जाएगा डायरेक्ट साइन थीटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ। तो मान लेते हैं ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे मैं ले रहा हूँ, ये वाले एंगल से मैं ले रहा हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर थीटा है तो इधर पे आ जाएगा साइन थीटा, और ये भी इधर पे आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉस थीटा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ कहाँ है। ये दोनों एक साथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये ग्रीन वाला मीन्स ये और ये एक डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये r cos थीटा जो है, ये किसको बैलेंस किया हुआ है, इन दोनों को बैलेंस किया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं r cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साइन थीटा, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होना चाहिए, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। तो यहाँ जो आ जाएगा हमारा r cos थीटा इज इक्वल्स टू mg माइनस म्यू r साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट, अगर यदि मैं इधर पे देखूं तो नेसेसरी हमको जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो दे रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन दे रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों जो हैं r साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉस थीटा, r साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू आर लिख सकते हैं, तो r साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है। अगर इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से आप सॉल्व करके देख लेना ऑन सॉल्विंग 1 and 2। ये काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद से सॉल्व करोगे। तो ऑन सॉल्विंग 1 and 2 आपको r का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा mg बाय कॉस थीटा माइनस म्यू
साइन थीटा, ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व करना तो ये आपका आ जाएगा। बेसिकली हमको आर एंड वी निकालना है ना, आर एंड वी निकालना होता है। तो कुछ इस तरह से किया, इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने कुछ इस तरह से किया कि यहाँ से वी वैनिश हो गया तो आर के टर्म में आ गया हमारा इक्वेशन। अब ये आर हम लोग इसको, इसके वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में 2 में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग आर इन इक्वेशन 2, इस आर के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा जो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो वेलोसिटी आएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टैन थीटा बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ये एक इक्वेशन आएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो इक्वेशन आया हमारा, ये v मैक्स का जो इक्वेशन आया, ये कोई भी केस के लिए चलेगा, ये कोई भी केस के लिए चलेगा, चाहे आप केस 1 लो, चाहे आप केस 2 लो। ये जो आया ये हमारा एक जनरल केस आ गया है जो कि किसी भी कंडीशन को फॉलो करेगा, किसी भी कंडीशन पे ये फॉलो करेगा, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम लोग पहला केस देखना चाहते हैं कि भाई बेंडिंग देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पहला केस में तो हम लोगों ने, ये बेंडिंग नहीं था ना, ये बेंडिंग नहीं था, ये सीधा ही था। तो यहाँ पे नो बेंडिंग देखते हैं। पहले केस में जैसे हम लोगों ने नो बेंडिंग, है ना, कोई बेंडिंग नहीं किया, तो इस केस में हमारा थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। भाई हमने बेंडिंग नहीं किया है तो भाई थीटा हमारा क्या आने वाला है, 0 है, सीधा है। ये किया तब तो नॉर्मल से बेंड कर गया, मीन्स वर्टिकल से, इसमें थीटा 0 डिग्री आ गया। अब इसको यहाँ पे मैं पुट करूँगा टैन थीटा, टैन 0 डिग्री इज 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये बचा क्या, वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। आ गया भाई वही इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले प्रूफ किया ना। सेकेंड केस में अगर यदि मैं केवल इसमें क्या था कि केवल फ्रिक्शन हम लोगों ने लिया था, केवल फ्रिक्शन को कंसिडर किया था कि फ्रिक्शन से ही हमको सारा बेनिफिट मिल जा रहा है, ये बेंडिंग नहीं हुआ था। नेक्स्ट केस में अगर यदि हम लोग लिए कि फ्रिक्शन को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था, फ्रिक्शन वॉज 0, है ना, फ्रिक्शन हमारे को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इसमें हम लोगों ने क्या लिया था कि हमारा बेंड कर गया था ना, हमारा बेंडिंग हो गया था, है ना, बेंडिंग हो गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रिक्शन को 0 ले लिया है और बेंडिंग हमारा हो रहा है, तो मीन्स यहाँ पे थीटा है हमारा बेंडिंग, ये बेंडिंग केस है, ये बेंड कर रहा है, मान लेते बेंड किया है थीटा एंगल से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी मैक्स, म्यू को 0 पुट कर दो, ये 0 हो गया, तो आर जी टैन थीटा, आर जी टैन थीटा, और ये तो म्यू 0 हो गया, ये 0 का 0 हो गया, तो बाई 1 मीन्स ये आ गया हमारा। तो V max इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा। यू कैन सी दैट ये इक्वेशन से हम लोग हर इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो बाय दिस व्हाट वी नीड टू स्टडी इन योर फ्रिक्शन चैप्टर, लॉ ऑफ मोशन, हम लोगों ने वो सारा डिस्कस कर लिया। अब एक टॉपिक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चंस वो हमेशा एक फेवरेबल टॉपिक रहता है ना, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये भी हमारा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक एप्लीकेशन ही है। तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहने का मतलब जो हो गया हमारा, ये वाला कंडीशन है कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक स्ट्रिंग से हम लोगों ने बॉब को बांध रखा है और इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग घुमा रहे हैं।
तो ऐसे केस में, इस केस में टेंशन हमेशा क्या होता है, वो अलग होता है। यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा, इस जगह पे टेंशन कुछ और होगा, इस जगह पे टेंशन कुछ और होगा। तो हर वक्त जो है टेंशन कुछ और होता है। तो सपोज दैट ये हम एक केस लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉब है, तो इस वक्त टेंशन हमें इसमें लगा T। अभी यहाँ पे हम लोग देखना चाहें कि इसमें नेसेसरी रिक्वायर्ड जो हमारा ये होने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना है। तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान दें, ये लिखें कि टेंशन चेंजेस विथ पोजीशन। यहाँ पे टेंशन जो है वो पोजीशन के साथ चेंज करेगा। तो मान लेते हैं ये इस केस में यहाँ पे ले रहे हैं, ये मान लेते थीटा एंगल है, इतना यहाँ पे हम लोग इस केस पे देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इसका ये जो है हमारा वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। आई थिंक आई फिनिश्ड माई इंक। तो ये चलो कोई बात नहीं, ये mg नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसको मैं इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं तो ये आ जाएगा हमारा mg cos थीटा। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, वो कितने के बराबर होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे ये टेंशन हमेशा, ये जो फोर्स है हमेशा अंदर की ओर लग रहा है, मीन्स अंदर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो हमेशा बड़ा हो रहा है। मीन्स T, इसको किसको भी बैलेंस करना पड़ रहा है, इसको भी बैलेंस करना पड़ रहा है। T माइनस mg cos थीटा इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको मैं लिख सकता हूँ mv²/r। ये r इसका रेडियस हो गया, ये कैपिटल R नहीं लेते हैं, स्मॉल r लेते हैं। हमेशा हम लोगों ने स्मॉल r लिया है तो स्मॉल r लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। यहां से अगर देखा जाए तो व्हाट इज योर नेसेसरी टेंशन, तो टेंशन इज, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा हमारा mv²/r प्लस mg cos थीटा। तो दिस इज योर टेंशन, दिस इज योर टेंशन इन स्ट्रिंग। किसी वक्त भी टेंशन इन स्ट्रिंग कितना है, तो T इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। थीटा के वैल्यू को चेंज करते जाओ, हर एक पोजीशन के लिए आपको टेंशन मिलता रहेगा। तो टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर मैं बात करूं कि व्हेन इज योर टेंशन मैक्सिमम, है ना, यहां पे मैं बात करूं कि T इज इक्वल्स टू T मैक्स, ये कब होगा, ये T मैक्सिमम कब होगा। तो यहाँ पे देखोगे कि mv²/r, ये v मीन्स यहाँ के स्पीड को मैं ले रहा हूँ, है ना। ये आप देखो कि तो यहाँ पे जो है हमारा mv²/r प्लस mg cos थीटा, मीन्स ये अगर यदि इस थीटा को हम लोग मैक्सिमम कर दें, cos थीटा इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इज 1, मीन्स थीटा शुड बी 0 डिग्री। तो थीटा इज 0 डिग्री कब, ये थीटा 0 डिग्री कब होता है, जब ये यहाँ पे ही हो, है ना। ये किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये बात कर रहे हैं एट ए, एट ए। ये मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूँ। तो ए क्या, कौन सा पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, एट लोअर पॉइंट, ये लोअर पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस जगह की मैं बात कर रहा हूं। तो T मैक्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर T मैक्स विल बी इक्वल टू mv²/r। यहाँ पे a है तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी एट a ले लेता हूँ कि भाई वेलोसिटी ऑफ a भी अलग अलग हो सकता है। तो mva² प्लस mg, तो दिस इज योर मैक्सिमम टेंशन, दिस इज योर मैक्सिमम टेंशन, है ना। नाउ तो यहां पे आप देख सकते हो कि टेंशन जो यहाँ पे है ये सबसे ज्यादा होता है अगर यदि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेट को भी बैलेंस करना पड़ रहा है, पूरे वेट को बैलेंस करना पड़ रहा है। तो T माइनस mg अगर ये देखा जाए तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, तो T जो यहाँ पे टेंशन लगने वाला माइनस mg,
तो उतने के बराबर है हमारा, है ना। बाकी सब केसेस में हमारा क्या है कि हमारा mg cos थीटा कुछ कम होता चला जाता है, इससे वजह से टेंशन का रोल थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है ना। यहाँ पे तो टेंशन को खुद को देखना ही है, साथ साथ mg को भी बैलेंस करना है। नाउ अगर यदि मैं बात करूँ कि भाई मिनिमम, ये मिनिमम कब हो जाएगा, जब cos थीटा अपना मिनिमम वैल्यू गेन करेगा। तो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है, -1। इसके लिए मतलब थीटा कितना हो जाना चाहिए भाई, 180 डिग्री। cos 180 डिग्री इज -1। मीन्स ये कहाँ पे आएगा, जब ये ऐसा घूमता 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 ये हो जाए 180 डिग्री, मीन्स जब यहाँ पे आ जाए तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, एट बी। बी कहने का मतलब क्या हो गया, एट हाईएस्ट टॉप, या लिखेंगे इसको टॉप पॉइंट। ये टॉप पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये टॉप पॉइंट पे है ना, एट द टॉप। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी योर टी मिनिमम। मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी है va और यहाँ पे वेलोसिटी में मान लेता हूँ vb। तो यहाँ पे जो मिनिमम होगा हमारा वो टी मिनिमम विल बी mv/b² बाय r माइनस mg तो इस केस में हमारा टेंशन मिनिमम हो रहा है ना। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन। कंडीशन फॉर मेंटेनिंग NING मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन। अब मैं कंडीशन फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन कहने का मतलब है कि ये सर्कुलर मोशन जो है ये कितना मीन्स हम लोग करवाना चाहते हैं। तो अब क्या है कि सपोज दैट यहीं पे टेंशन अगर यदि खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, ये आप देखोगे कि यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। मीन्स यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो हमारा टेंशन क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पहुंचने से पहले ही टेंशन घट करके जीरो हो जाए, कहीं पर भी इस पोजीशन पे मान लिया, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ के बाद ये कंप्लीट ये रस्सी लूज हो गया ना, लूज पड़ गया। लूज पड़ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, सेंटर से फोर्स खत्म हो गया, ये टेंशन खत्म हो गया जो उसको नेसेसरीली उसको अपनी ओर खींच करके रख रहा था, उसको घूमने में मदद कर रहा था। अब ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर यदि टेंशन खत्म हो गया, यहाँ पे मान लेते टेंशन ब्रेक कर गया, है ना, यहाँ पे टेंशन ब्रेक कर गया, तो यहाँ के बाद ये स्लैक हो जाएगा, रस्सी ढीला पड़ जाएगा, ये स्लैक्ड पोजीशन हो जाएगा। स्लैक्ड पोजीशन की वजह से क्या होगा, ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ये गिर जाएगा। ये ऐसे जा करके क्या कर जाएगा, ये यहाँ से स्लैकिंग होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं, व्हाट इज आवर मेन थिंग ओवर हियर, कि ये स्लैक ना हो, कम से कम यहाँ तक ये पहुंच जाए। यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम यहाँ तक पहुंच जाए। उसके लिए यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो एट द टॉप पॉइंट वो आपका कम से कम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। मीन्स यहाँ तक पहुंच जाए, मीन्स यहाँ तक टेंशन 0 ना हो, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर वो अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीटली परफॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं स्लैक ना करे मेरा स्ट्रिंग, है ना। तो उसके लिए क्या है कि एट टॉप टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई ग्रेटर तो रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेन यहाँ पे जो मिनिमम कंडीशन क्या है, यहाँ पे मिनिमम कंडीशन है कि टेंशन शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो इस वजह से हमारा वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, ये आया हमारा टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये ना हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन है। तो टी मिनिमम यहाँ पे हमने क्या लिया, 0 लिया। तो mvb² बाय r इज माइनस mg, यही है हमारा टेंशन मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब ये हम लोगों ने लिया है 0, ये हम लोगों ने 0 लिया है। इसका मतलब क्या है
कि एम वी बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ से एम कट गया तो हमारा वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी। या हमारा जो वी बी आया वो आया अंडर रूट आर जी। मीन्स अगर ये बॉडी परफॉर्म करे कंप्लीट सर्कुलर मोशन, उसके लिए यहाँ का वेलोसिटी कम से कम इतना तो होना ही पड़ेगा। कम से कम, अधिक हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना होगा। इससे कम होगा तो पता चलेगा कि यहाँ तक ही नहीं पहुँच पाएगा, ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर ये सर्कुलर मोशन नहीं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कंडीशन कि एट द हाईएस्ट पॉइंट हमारा स्पीड ये कम से कम रहे, उसके पास बचा रहे। नाउ तो वो अगर यदि है तो कितना मिनिमम वेलोसिटी हमको नीचे देना, यहाँ पे तो वेलोसिटी बाद में आएगा, पहले तो हमको यहाँ देना पड़ेगा। तो क्या वेलोसिटी यहाँ पे देना हमको चाहिए? तो मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम, देयरफॉर मिनिमम वेलोसिटी at bottom for complete circular motion, minimum velocity at the bottom for complete circular motion, ये क्या होना चाहिए भाई हमारे लिए? तो भाई ये होना चाहिए कि हम लोगों ने अब यहाँ पे थोड़ा एनर्जी का कंसेप्ट लगाते हैं। तो एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एनर्जी एट बॉटम, अगर यदि मैं बॉटम की मैं बात करूं कि एनर्जी क्या होना चाहिए, तो ये है हमारा हाफ एम वी बी स्क्वायर, सॉरी बॉटम मीन्स ए है ना, ए वी ए स्क्वायर यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट लिया, तो ये हाइट 0 है, तो यहाँ पे जो भी है सारा काइनेटिक एनर्जी है केवल, है ना। नाउ एनर्जी एट द टॉप क्या होना चाहिए? एनर्जी एट टॉप, टॉप पे क्या एनर्जी होना चाहिए? तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? एम जी इंटू ये हाइट, ये रेफरेंस लिया है तो ये हाइट हमारा क्या हो जाएगा? आर प्लस आर इज 2r। तो ये हो जाएगा एम जी 2r। तो ये आएगा हमारा हाफ एम वी बी स्क्वायर, वी बी स्क्वायर ये है तो इसका रूट स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा आर जी प्लस ये हो जाएगा 2mgr। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा हमारा 2 जा 4 और 1 5/2mgr। तो दिस इज योर एनर्जी एट द टॉप, दिस इज योर एनर्जी एट द टॉप। ये थोड़ा सा खास है, इसको मैं ग्रीन पेन से ये कर देता हूं ताकि इसको थोड़ा और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगा मैं इसको। तो ये हो गया हमारा। नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं यहाँ पे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी एट बॉटम विल बी इक्वल टू एनर्जी एट टॉप, एनर्जी एट बॉटम विल बी इक्वल टू एनर्जी एट टॉप, है ना। देयरफॉर हाफ एम वी ए स्क्वायर एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल्स टू एनर्जी एट टॉप 5/2mgr। तो ये 2 कट गया, m कट गया, तो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी एट द बॉटम? कितना वेलोसिटी दे? तो 5gr या rg, 5rg मीन्स इतना वेलोसिटी हमको देना ही पड़ेगा, इतना वेलोसिटी हमको देना ही पड़ेगा, तब जा करके ये बॉडी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट परफॉर्म कर पाए। और ये जो हम लोगों ने ग्रीन पेन से मार्क किया, ये देखो कि एनर्जी एट द टॉप इतना आ रहा है, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे एनीवेयर यही एनर्जी मेंटेन्ड रहेगा। एनर्जी एट द टॉप है तो ये अगर मैं इस जगह की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी यही एनर्जी मेंटेन्ड होना है, तो हर वक्त, तब तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स यहाँ पे नीचे में इतना एनर्जी था
ऊपर में इतना एनर्जी हुआ, दोनों को बैलेंस किया, तो ये ऊपर नीचे का ही थोड़ी ना है, कहीं पर भी तो ये बैलेंस होना चाहिए। तो मैं यहाँ का देखूँ, यहाँ का देखूँ, यहाँ का देखूँ, सेम होना चाहिए, यहाँ का देखूँ, यहाँ का देखूँ, सेम होना चाहिए, यहाँ का देखूँ, यहाँ का देखूँ, सेम होना चाहिए, यहाँ का देखूँ, यहाँ का देखूँ, सेम होना चाहिए, यहाँ का देखूँ, यहाँ का देखूँ, सेम होना चाहिए, यहाँ का देखूँ, यहाँ का देखूँ, सेम होना चाहिए। मीन्स जो यहाँ पे एनर्जी मेंटेन होना चाहिए, तो इस केस में जो टोटल एनर्जी है, नोट total energy will be equal to 5/2 mgr। ये हमेशा याद रखेंगे ना। इस पर एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल आता है जिसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं। एक न्यूमेरिकल है कि सपोज दैट ये किसी हाइट से किसी बॉडी को यहाँ पे गिराया गया है और यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक कुछ इस तरह से है। अभी इसका रेडियस दिया हुआ है ये r। ये बोलता है ये हाइट कितना होना चाहिए, ये हाइट हमारा कितना होना चाहिए ताकि ये जो बॉडी को यहाँ से मैं ड्रॉप करूँ, ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर जाए। ऐसा ना हो कि बीच में ही यहाँ से छोड़ करके गिर जाए। तो क्या यहाँ पे हाइट रखें कि ये जाए तो ये पूरा का पूरा ऐसे, मीन्स ये ना हो कि यहीं से बीच से गिर जाए, ये यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ तक कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, ये होता है। तो भाई हम लोगों ने पढ़ रखा है यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0। और हमने क्या पढ़ा है कि टोटल एनर्जी जो मेंटेन होना है वो ये एनर्जी को मेंटेन करना है। तो मतलब यहाँ का जो टोटल एनर्जी है mgh, यहाँ का जो टोटल है, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, जो भी है पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh शुड बी मेंटेन्ड बाय दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट इट इज इन अ सर्कुलर मोशन। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 mgr को बैलेंस किया तो mg कट गया, तो हाइट शुड बी इक्वल टू 5/2 r। Thank you, and by this the lesson ends.